नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं अपने कुछ बिजी शेड्यूल के कारण बहुत लेट से आप तक पहुंच रहा हूं। लेकिन आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी जो ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन है उसका सेकंड पेपर यानी कि जो मेन पेपर है उसका एग्जाम चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। कुछ जगहों पर हो गया और कुछ अलग अलग सेंटर्स पर बाकी है। जैसे मुंबई का एग्जाम बाकी है, कलकत्ता का एग्जाम बाकी है और भी कुछ ऐसे जगह है जहां पर एग्जामिनेशन होना बाकी है। और जैसा कि हमें पता है कि कलकत्ता में सबसे अधिक संख्या में लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सब के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो मेन पेपर अटेंड करने वाले हैं, उन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आज लेकर आया हूं। तो चलिए बात करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा। सबसे पहला, आपको जैसा कि पता है कि दो पैसेज आने वाला है 300 एंड 300 वर्ड्स का। 300 के दो अलग अलग पैसेज आने वाले हैं। एक बड़ा पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और दूसरा पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये 300 वर्ड का जो पैसेज होता है फॉर ट्रांसलेशन इट्स अ लॉन्ग पैसेज, मतलब ये बहुत लंबा हो जाता है। तो ये दो तरीके से पूछा जा रहा है, या तो 100 करके उसे 3 पार्ट में बांट दिया गया है ट्रांसलेशन को, मतलब 3 पैरा में, आइदर 150 और 150 का दो अलग अलग पैराग्राफ बना दिया गया है, यानी कि एक साथ ही लेकिन उसे 2 पैराग्राफ में डिवाइड करके पूछा जा रहा है। तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आप कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब हम बहुत लंबे बड़े पैसेज को ट्रांसलेट करते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है और जो बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो जो आपके लिए सुझाव है मेरा वो सबसे जरूरी है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे ही आपके सामने ट्रांसलेशन पैसेज आता है आप पूरी तरह से उस पैसेज को एक बार गो थ्रू करें, बिल्कुल थॉरोली पढ़ें लाइन बाय लाइन, और कोशिश करें कि उसके मीनिंग को पहले ही समझ लें कि आखिर ये पूरा का पूरा पैसेज क्या कह रहा है, बताने क्या वाला है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, और मेन एसेंस जो है वो आपको पढ़कर समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको पहली रीडिंग में ये समझ में ना आए तो मैं कहूंगा दोबारा रीड करें, क्योंकि जब तक आपको पूरे पैसेज का एसेंस नहीं समझ आएगा तब तक आप ट्रांसलेट करते वक्त कई बार सेंटेंस को अर्थ का अनर्थ जिसे कहते हैं, यानी कि आप मिसगाइड कर देंगे उसके ट्रांसलेशन को। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसे मिसगाइड नहीं करना है और ना खुद मिसगाइड होना है। इसके लिए अपने 1 आवर के समय को मैं, क्योंकि 2 पैसेज है तो 1 आवर और 1 आवर के 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर रहा हूं। तो फर्स्ट पैसेज की बात कर रहा हूं कि 1 आवर के समय में फर्स्ट 10 मिनट आपका काम होगा उस पैसेज को थॉरली रीड करना, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से उसे पढ़ना, ताकि आसानी से आप उसे समझ पाए, ताकि आपके पास एक बेटर आइडिया तैयार हो जाए। दूसरा काम होगा 45 मिनट, यानी कि नेक्स्ट 45 मिनट तक उसे ट्रांसलेट करना इन प्रॉपर मैनर। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है और वो ये है कि अगर ट्रांसलेट करते वक्त आपको किसी भी सेंटेंस में दिक्कत महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस बहुत लॉन्ग है और इसे मैं शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉपरली फ्रेम नहीं कर पाऊंगा, यानी कि बेहतर ढंग से नहीं लिख पाऊंगा, तो तुरंत आप एक रफ पेज पर जो है उसे रफ करें, लिखें। और दोस्तों एक बात बता दूं, क्योंकि आपको सीट पर जो मिलने वाला है वो कार्बन सीट होगी। कार्बन सीट का मतलब मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं 2 मिनट में क्या है, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन फिलहाल समझ लें कि पहले आप उसे रफ करें और उस रफ जो पेज आप कर रहे हैं उसे सेंटेंस को वहां फ्रेम कर ले और फिर उसे कॉपी करके आप जो है मेन सीट पर लेकर के आए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि कोई भी कटिंग ना हो, कोई भी क्रॉस ना लगाएं आप, क्योंकि अगर क्रॉस लगता है तो ये बहुत ही अधिक बैड इंप्रेशन देने वाला है। मैं इसे एक्सप्लेन कर ही दूं क्यों मैं कार्बन सीट की बात कर रहा था। टोटल कार्बन सीट जो है वो आपको एक मेन सीट होगा जिस पर आप लिखेंगे और उसके पीछे कार्बन लगा हुआ होगा, यानी कि 2 कॉपी बन रही है आपके एग्जामिनेशन पेपर की। आप उस पर फर्स्ट पेज पर जो है अपने डिटेल लिखते जाएंगे, ट्रांसलेशन करते जाएंगे और नीचे कार्बन सीट के कारण एक
डुप्लीकेट कॉपी तैयार होती जाएगी। तो पेन में अगर आप पेन से थोड़ा बहुत कट करते हैं तो एग्जामिनर शायद पढ़ भी ले, लेकिन जो कार्बन शीट होता है, जो डुप्लीकेट कॉपी तैयार होती है, वो उसमें अगर आप कट लगाते हैं ना, ऊपर कट लगाते हैं, और वो जब कार्बन पर प्रिंट होता है तो वो बहुत अधिक गंदा दिखता है, बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। और अगर आप मेन पेपर देने जा रहे हैं, मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, उसमें बहुत मुश्किल है कि अगर आप बहुत बैड हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं या कटिंग में लिख रहे हैं, यानी कि अगर एग्जामिनर अगर उस पेपर को देख रहा है और उसे समझ ना आए कि आप क्या लिख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसलिए इसका ख्याल रखें, अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो रफ वर्क करें और रफ वर्क के साथ उसे लिखें, ताकि आपका जो ट्रांसलेशन पैसेज हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे। दोस्तों एक बात को इस बात को जरूर याद रखिएगा, और एक तरह से मैं कहूं कि आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने प्रॉपर नीट एंड क्लीन पैसेज एग्जामिनर के सामने रखा, भले ही वो ट्रांसलेशन एवरेज क्वालिटी का हो। एवरेज क्वालिटी मतलब आपने बहुत स्टैंडर्ड वोकैबुलरी का यूज नहीं किया है, इसे मैं एवरेज कह रहा हूं। एवरेज का मतलब ये नहीं होता है ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो। एवरेज अगर वर्ड्स जो है बहुत इफेक्टिव और बहुत स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी नहीं है, तो भी आप 100% इस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। किस कंडीशन में? पहला कंडीशन, नो कटिंग, नो बैड इंप्रेशन, यानी कि नो कटिंग, नो रिपीटेशन, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कंप्लीट ट्रांसलेशन होना चाहिए। अगर 300 वर्ड है तो पूरा 300 वर्ड आप कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने कहा 10 मिनट फॉर रीडिंग, 45 मिनट फॉर ट्रांसलेशन एंड 5 मिनट वो जो आपने रफ किया था उसकी कॉपी के लिए। मतलब आप उसके लिए एक्स्ट्रा 5 मिनट रखें, ताकि 1 घंटे में आप एक पैसेज को कंप्लीट करें। सेम रिपीटेशन आपको करना है जो दूसरा पैसेज है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि अलग अलग वाइस वर्सा जो है आप उसे 1-1 घंटे के समय में इस प्रकार से करने वाले हैं। दूसरी बात, ये रेलवे का एग्जामिनेशन है, और अगर आपको पता हो कि रेलवे हमेशा हिंदी पर बहुत अधिक फोकस करती है। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट मैं कहूंगा उनमें रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका बहुत अधिक जोर होता है हिंदी पर, बहुत अधिक। तो जो 2 पैसेज आपको मिलने वाले हैं उसमें जो इंग्लिश टू हिंदी पैसेज है, मतलब इंग्लिश से जिसमें आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, उस पर आपका जोर विशेष होना चाहिए। बहुत ध्यान से आप उस पैसेज को करें, क्योंकि हो सकता है कि आप हिंदी से जब इंग्लिश कर रहे हैं तो आपके माइन्यूट मिस्टेक को थोड़ा सा नजरअंदाज कर भी दिया जाएगा, लेकिन जो आप इंग्लिश से हिंदी में कर रहे हैं उसमें आपके छोटे छोटे मिस्टेक्स को बहुत गहराई से देखा जाएगा, और यहां वो पोर्शन है जहां पर आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, कटेगा। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि जब इंग्लिश से हिंदी का जब पैसेज कर रहे हैं तो आपको अधिक सतर्क होना है, क्योंकि हम लोग कई बार बहुत कैजुअल ले लेते हैं इसे, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है उनका जो ट्रांसलेशन है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा होता है, और वो उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप कंफर्ट के चलते गलती ना कर दें, इसका ख्याल रखें। ये दूसरी बात थी। अब कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे भी हैं जो रेलवे ने खुद भी अपने एडमिट कार्ड में दिया है, वो मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें जरा बता दूं कि उन्होंने मार्क्स कैसे डिडक्ट होगा इसके बारे में भी बताया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि मैं क्योंकि पेज से पढ़ रहा हूं और आपको क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहला तो उन्होंने रखा है कि 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा यूज ऑफ रॉन्ग सिनोनिम्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक, मिस्टेक इन स्पेलिंग एंड ओमिशन ऑफ वर्ड। यानी कि अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, कोई वर्ड स्किप कर देते हैं, ओमिशन मतलब स्किप कर देना या छोड़ देना, तो उसके लिए आपका 1 नंबर कटेगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, 1 मार्क्स ईच शैल बी डिडक्टेड। ईच समझ रहे हैं आप? ईच का मतलब जितनी बार आप कर रहे हैं उतनी बार आपका 1 मार्क्स जो है जाने वाला है। तो बहुत सतर्क रहें और ख्याल रखें। दूसरी बात, हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर आप क्या करते हैं, पंक्चुएशन मिस्टेक करते हैं। पंक्चुएशन मतलब आपने फुल स्टॉप छोड़ दिया, कॉमा छोड़ दिया, या इस तरह की चीजों को छोड़ दिया। साथ ही साथ अगर आप केयरलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, कई बार ट्रांसलेट करते वक्त कुछ लोग एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ने के लिए बार बार एंड कई बार, या फिर देयर फॉर, सो, इस तरह के वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
तो इस तरह से अगर आप गलती कर रहे हैं या फिर आप ओमिशन ऑफ आर्टिकल कर रहे हैं, कोई एक वर्ड इंपॉर्टेंट सेंटेंस में था उसे आपने छोड़ दिया, तो वहां भी इसके लिए आपका हाफ मार्क्स कटने वाला है। जितनी बार आप ऐसा करेंगे उतनी बार हाफ मार्क्स। और एक बहुत स्ट्रिक्ट जो इन्होंने नियम रखा है कि अगर आपका सेंटेंस मिसगाइड कर रहा है, अलग ट्रांसलेशन मीनिंग दे रहा है, तो उसके लिए 5 मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं फॉर ईच सेंटेंस। तो अगर समझ लीजिए कि आपने ऐसे 5 सेंटेंस में गलतियां कर दी तो आप ऐसे ही एग्जाम के रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ख्याल रखें कि इस तरह की गलती ना करें। दूसरी इंफॉर्मेशन जो खास है कि जो आपका पैसेज आने वाला है वो स्क्रीन पर होगा, कंप्यूटर पर होगा, लेकिन आपको जो लिखना है यानी कि जो ट्रांसलेशन करना है वो पेपर में लिखना है। तो आपका आई और हैंड वर्क कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ख्याल रखें। दूसरा, पैसेज बिल्कुल दोनों ही स्क्रिप्ट पहले आपका मौजूद रहेगा, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। तो आप जिस भी पैसेज को पहले करना चाहते हैं अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो वो आसानी से आप कर लेंगे। और संभव है कि वहां पर सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन होगा, आप उसे जरूर करें, क्योंकि पिछले कुछ एग्जामों में ऐसी गलतियां हुई हैं और मेरे संपर्क में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट थे। संभवतः ये आरबीआई का एग्जामिनेशन और भी कुछ ऐसे एग्जामिनेशन थे जहां पर क्वेश्चन पेपर जो है स्क्रीन पर था और कैंडिडेट ने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया था और इस वजह से गलती हो गई थी उनसे। तो इसका ख्याल रखें आप कि सेव एंड नेक्स्ट जरूर करें। दूसरी बात कि क्योंकि आपको कार्बन शीट दी जाने वाली है तो आपको कोई पेन वेन कैरी नहीं करना है, पेन भी वहां पर दिया जाएगा। और कार्बन शीट पर लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं बार बार कह रहा हूं कि साफ लिखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपका पेन बहुत मोटा ना हो। मोटा, हालांकि पेन वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अपने तरफ से कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन कोशिश करनी है कि आप बहुत अधिक उसे क्लियर लिखने की आपकी कोशिश होनी चाहिए, बहुत साफ लिखने की कोशिश करें। 4 सीट दिए जाएंगे आपको, 2 सीट फॉर इंग्लिश टू हिंदी एंड 2 फॉर हिंदी टू इंग्लिश। और इसके बाद भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उनसे सीट डिमांड कर सकते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा सीट जो है प्रोवाइड करेंगे। मैं कहूंगा कि आप एक्स्ट्रा सीट जरूर लें और उसी ही आप रफ वर्क की तरह यूज कर ले, उसे आप पेज में रफ लिख दें और उसे यूज करें और बाद में जब कंप्लीट हो तो उसे एक क्रॉस लगा दें कि आपने वो रफ वर्क किया था, ताकि आपको अगर रफ पेज एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है तो आप उस सीट को उस तरह से यूज करें। इसका भी आप इस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको जो ट्रांसलेशन करना है इसका ख्याल रखना है कि अलग अलग सीट पर ही ट्रांसलेट करें, इंग्लिश के लिए अलग और हिंदी के लिए अलग। ऐसा ना हो कि अगर आपने इंग्लिश खत्म किया और आपके पास स्पेस बचा है तो ये कोशिश ना करें कि उसके ठीक नीचे से हिंदी स्टार्ट कर दिया आपने। अलग अलग सीट पर जो है आप इसे ट्रांसलेट करें, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर एग्जाम में जो बेसिक एग्जामिनेशन टिप्स में बता रहा हूं कि अक्सर एग्जाम में गलतियां होती है और कई बार एग्जाम में स्टूडेंट्स जो है, कैंडिडेट जो है वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं कि जो एग्जाम में जो अलग अलग जो इन्विजिलेटर जो होते हैं वहां पर वो आपको बीच में ही आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने पहुंच जाते हैं या फिर आपसे सिग्नेचर कराने पहुंच जाते हैं। तो इस एग्जाम के लिए रेलवे ने स्ट्रिक्ट तरीके से रूल बताया है कि कोई भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस या किसी भी तरह का साइन सिग्नेचर जो है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नहीं होगा, वो एग्जामिनेशन के बाद होगा। तो ध्यान रखें कि अगर आपको इस तरह से कोई डिस्टर्ब करता है तो आप उसे ये सीट जो है कोड करके दिखा सकते हैं। ये आपके एडमिट कार्ड के साथ जो पेपर आया है, 2 इंस्ट्रक्शन पेपर जो है उसमें ये अवेलेबल है, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं क्लियरली कि आपको इस तरह से कोई डिस्टर्ब ना करे। और एक खास बात जो मुझे एडमिट कार्ड देखकर जो लगा कि आपसे वही फोटोग्राफ डिमांड किया गया है जो कि आपने 2 साल पहले जब आपने इस फॉर्म को भरा था, सेम फोटोग्राफ कैरी करें, क्योंकि आपको एक एडमिट कार्ड में आपको ये फोटो सबमिट करना है, उसे साथ में उसके साथ एडहेसिव से चिपका कर आपको सबमिट करना है। तो इसका भी ख्याल रखें कि आप उस फोटोग्राफ को जरूर कैरी करें। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैंने भी इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, साल शायद 2019 में ये फॉर्म निकला था। मेरी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग के पहले मैंने इस फॉर्म को भरा था, मैंने इसका प्री भी दिया था, लेकिन अब मैं मेंस एग्जामिनेशन इसे देने नहीं जा रहा हूं। ये फिलहाल आप सबकी जानकारी के लिए। और अगर इसके बाद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको दिखेगा और आप जो भी आपकी क्वारीज है आप बात कर सकते हैं। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक और जरूर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका एग्जामिनेशन कैसा हुआ है और आपका अगर तैयारी कैसी है और लेवल ऑफ पेपर कैसा रहा।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।